प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप इस संक्रमण काल में सुरक्षित, व्यवस्थित व प्रसन्नचित्त होंगे, अर्थात भय से मुक्त जीवन जी रहे होंगे। बच्चों, आज के समय में मैं आपसे यदि कहना चाहूँ, एक अपील सर्वप्रथम अपनी दूसरी कक्षा में मैं आपके समक्ष रखूंगा, पुनः विषय पर लौट आएंगे। क्या इस संक्रमण काल में हमारी दिनचर्या रुक जाएगी? क्या हम अपने जीवन को बिल्कुल ही कमरे में कैद कर लें? क्या इससे हम अपने गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, शिक्षक जीवन, व्यवसायिक जीवन, चिकित्सक का जीवन जी सकते हैं? शायद आपका भी उत्तर होगा नहीं। हाँ, नहीं। अगर आप बंद कमरे में भी अपनी शिथिल दिनचर्या के साथ अपने आप को प्रकाशन के साथ नहीं रख सकते हैं तो आप नहीं सुरक्षित हैं। और यदि आप अपने आप को प्रकाशन के साथ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करिए, तो आप अपने आप को सदैव सुरक्षित रखेंगे, चाहे आप कोरोना पेशेंट के बगल से ही निकलें या उसको आप छू सकें या उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकें, तब भी आप सुरक्षित रहेंगे। कैसे? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपके बीच में देता हूं। एक चिकित्सक को लीजिए आप। चिकित्सक यानी डॉक्टर, चाहे डॉक्टर हो या चिकित्सा से संबंधित जितने भी उनके कार्यकर्ता होते हैं, मैं सबकी बात करूं, चाहे वह नर्सेज हों, डॉक्टर हों या अन्य मेडिकल स्टाफ हो, वह उन्हीं कोरोना रोगियों के बीच में रहकर अपने जीवन को बखूबी जीता है और शायद ही संक्रमित होता है। क्यों? क्योंकि वह पूरे प्रकाशन के साथ, अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ जीवन को जीता है। तो बस इतना कहने का यही तात्पर्य था। आप कहीं भी बाहर निकलें, अपने हाथ को ही कोरोना ग्रस्त समझें। अपने हाथ को नाक, मुंह, कान से ना लगाएं। मुंह में मास्क का प्रयोग करें। कहीं बाहर से आप आ रहे हैं तो सायंकाल अपने मास्क को आप धुल दें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आप अपनी बाइक, कार, गाड़ी, कुछ भी आप छू रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं कोई बाहरी व्यक्ति से छुआ होगा, तो हम उसे सैनिटाइज कर लें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अपनी हैंकी यानी कि रुमाल को हम रोज 2 से 3 बार हो सके तो धुल लें। अगर आप बाहरी बिल्कुल अनजान स्थान पर जा रहे हैं तो अपने वस्त्रादि को भी लौटने के बाद धुल लें। शायद ही इस महामारी से हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसी अगर प्रक्रिया अपनाते हैं तो कभी शायद ग्रसित होंगे नहीं होंगे। अर्थात बाकी की दिनचर्या आपकी चलती ही रहती है। रही बात पठन पाठन की, पठन पाठन से मेरा तात्पर्य है कुछ शिक्षा दीक्षा की। शिक्षा दीक्षा के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं, कुछ आपके विषयी चीज़ों को लेकर, विषयी संदर्भों को लेकर। प्यारे बच्चों, कल हमने आपसे कुछ छोटे विषय को लेकर चर्चा की। कुछ छोटे विषय को लेकर चर्चा की। विषय तो बहुत सूक्ष्म था। जैसा कि आपने देखा था, निरंजन सर का एक संपादकीय का आलेख था, जिसको हमने देखा, आपको बताया, किया, लेकिन आपने देखा कि उसकी अपील क्या थी। उसकी अपील बस इतनी थी, उस वीडियो की अपील बस इतनी थी, वह जो हमारा संदर्भ आप तक पहुंचा उसका बस इतना कहना था कि आप ऑनलाइन शिक्षा को आज क्यों महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, ऑफलाइन क्यों आज अनुपयोगी हो गया है, लेकिन बेहतरी किस में है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में, यह आप कल बहुत अच्छे से समझे। उस विषय पर मैं पुनः नहीं जाऊंगा। आज हम केवल आपके बीच में अपने सीधे विषय को लेकर उपस्थित होते हैं। आज का विषय है हमारा केवल और केवल वर्णमाला। अब इस वर्णमाला पर हम पहुंचते हैं। इसके पहले हम आपसे कुछ चर्चा कर लें।
वर्णमाला पर पहुंचने के पहले हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। विषय है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला तक हम कैसे पहुंचे, इसकी भी बात हम आपसे करते हैं। बच्चों, किसी भी भाषा, मैं हिंदी की नहीं बात करता, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब आप कहेंगे कैसे ध्वनि होती है? मैं भी आपको थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, और आप अधिक कोशिश करेंगे समझने की, तभी चीजें हो पाएंगी। जिसकी सबसे बड़ी शर्त है, यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं तो एकाग्रचित्त होकर यदि कार्य करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। यानी कि हमसे मेरा तात्पर्य है इस विषय से। ध्वनि, कुछ भी आप बोल देते हैं, पंखी की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, किसी भी आप अपनी कुर्सी को, चेयर को खींचते हैं उसकी आवाज, पेन की आवाज, गाड़ियों की आवाज, ऑटो की आवाज, बाइक्स की आवाज, ये सभी ध्वनि है। लेकिन क्या उसकी सार्थकता है? सार्थकता हम समझ जाते हैं, स्कूटर की आवाज सुनते ही हम जान जाते हैं स्कूटर आ रही है, लेकिन क्या उसका अर्थ निकलता है? नहीं। तो ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मानना होगा इस चीज को, मानना हमें क्या होगा, ऐसा आपके वैयाकरणों ने पहले बोल दिया है, कह दिया है। लेकिन हम इस बिंदु को यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, व्याकरण के अंतर्गत हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो ध्वनि के बाद जो लिखित इकाई सबसे छोटी आती है, केवल हिंदी की नहीं, फिर मैं कह रहा हूं विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सबकी मैं बात करता हूं, वह दूसरी इकाई आपकी होती है वर्ण, जिसको आप अलग अलग संज्ञा से अलग अलग भाषाओं में विभूषित करते हैं। कैसे? जैसे अभी तो मुझे बहुत भाषाओं का ज्ञान नहीं है, हिंदी, संस्कृत या थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है। क्या इसी वर्ण को ही आप अल्फाबेट कहते हैं? अंग्रेजी में हम अल्फाबेट ही बोलते हैं, ठीक वही है, वो अपनी भाषा का वर्ण है या हिंदी का वर्ण है। तो यह वर्ण हुआ आपके इस ध्वनि की दूसरी लिखित इकाई। यही एक प्रश्न आपका और बन जाता है तुरंत कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई यही वर्ण है, जिसको आप यहां देख रहे हैं। वर्ण तो हमें समझ में आ गया, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हो गई। लेकिन यहां एक पद और लगा हुआ है, वर्णमाला। माला क्या है? अब इसकी बात कर लें। यदि आप सोच रहे हो जो हम गले में पहनते हैं, कभी पुष्पों की माला, कभी मोतियों की माला, कभी किसी अन्य पदार्थों की माला जो आप अपने गले में पहनते हैं, क्या वही माला या दूसरी कोई माला आ गई है, या किसी का नाम है माला? नहीं, यह वही माला जो आप अपने गले में पहनते हैं, ठीक उन्हीं अर्थों में लीजिए। कैसे? वर्णों की एक माला हो गई, वर्णों को पिरो दिया गया। जैसे एक सूत्र के अंतर्गत आप देखते हैं कई 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 पुष्पों को हम पिरो देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस माला में वर्ण रूपी पुष्पों को यथाक्रम यथास्थान पिरो दिया जाता है। यही है वर्णमाला। कैसे पिरोया गया? क्या पिरोने की विशेषता रही? कहां कहां यथाक्रम कैसे वर्ण रूपी पुष्प रखे गए? इन्हीं विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। अर्थात अब एक शब्दों में यदि मैं पारिभाषिक स्वरूप पर पहुंचता हूं वर्णमाला के, तो वर्णों के व्यवस्थित, जो मैंने पिरोने की बात कही वही व्यवस्थित रखने से हम जो एक व्यवस्था क्रम को स्थापित कर लेते हैं, एक मानक वर्णों को हम व्यवस्थित करके जो एक व्यवस्था क्रम स्थापित करते हैं, कहीं वह स्पर्श के आधार पर, कहीं वह
उच्चारण स्थान के आधार पर, कहीं वह सहयोग के आधार पर हम उनको वर्णमाला में व्यवस्थित कर देते हैं, रख देते हैं, जो हमारे भाषा की प्राथमिक इकाई हो जाती है। आगे बढ़े। अब इस वर्णमाला को यदि हम बात करते हैं, ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण आया। अब इस सीरीज को लेकर, इस क्रम को लेकर, इस व्यवस्थित स्वरूप को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे आपसे। हम आपसे आगे नहीं बताएंगे कि हम वर्णों में स्वर और व्यंजन के सहयोग से हम शब्द बनाते हैं, और शब्द किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। कई कई प्रश्न भी आपको वहां पर उठते चले जाएंगे। शब्द आएगा, पद आएगा, आपका पदबंध आएगा, उपवाक्य आएगा, वाक्यांश आएगा, वाक्य आएगा, उक्ति आएगी, प्रोक्ति आएगी, लेकिन हम उधर नहीं बढ़ेंगे। वह हमारा भाषा विज्ञान का केंद्र हो जाएगा। लेकिन जो हमारा मूल विषय है, आज उसी विषय को हम लेकर चलेंगे। यह वर्ण, अब हम थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, यह वर्ण कैसे, किस स्वरूप में आपसे आगे बढ़े। यह वर्ण जो आपने देखा, दो भागों में यहां विभाजित किया गया है। यह एक बड़ा ही सतही स्वरूप है। इसमें विशेष क्या करना है? अभी जैसे अपने प्राथमिक कक्षा में हम लोग पढ़ते थे स्वर व्यंजन, जिसमें हम लोग तय कर दिए थे कि 52 वर्णों को हमें पढ़ना है। लेकिन क्या आपने कभी तय किया कि हम अपनी प्राथमिक कक्षा में, कक्षा 1 में क्या 52 वर्णों को पढ़ते थे? आप अपने मन में अभी वीडियो देखने के बाद, आप ये कक्षा स्वीकार करने के बाद आप गिन लीजिएगा, क्या आप अपने बचपन में, अपनी प्राथमिक कक्षा में 52 वर्णों को कभी पढ़े थे? शायद उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों? जब भाई 52 वर्ण पढ़े तो वर्णों को हम क्यों नहीं कभी मिलाए? 52 वर्ण हुए कि नहीं हुए? नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि आपका मानसिक स्तर उस समय वैसा नहीं था कि 52 वर्णों को आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए आधारभूत वर्णों को आपको बताया गया। अभी हम गिनती करा के आपको बताएंगे भी, समझाएंगे भी, आप देखेंगे भी। अब वर्णों को या वर्णमाला को, वर्णों के समूह को हम एक विभाजन की तरफ, अभी तक हमने केवल आपको वर्णमाला बताया। वर्णमाला की बातें आशा है कि आप समझ पाए होंगे। जब हम वर्ण का विभाजन करते हैं तो पहला विभाजन हमारा आता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, ये वर्ण क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा विभाजन आता है हमारा व्यंजन वर्ण। ये कौन से वर्ण है, इसकी भी बात करते हैं। क्या यही दो होते हैं विभाजन? वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन? हां, अपनी प्राथमिक कक्षा में आपने यही दो प्रकार पढ़ा था, स्वर और व्यंजन। लेकिन आज आप प्राथमिक कक्षा में नहीं बैठे हुए हैं। आज आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप एक शायद अध्यापक हो चुके हैं, या होंगे, या आगे भी बनेंगे। मैं केवल अध्यापक की नहीं बात करूं, आप विभिन्न प्रकार के अपने कार्यस्थली को प्राप्त करेंगे, या कुछ लोग कर भी चुके हैं। अब अपने मानसिक स्तर पर एक तीसरा भेद हम यहां पढ़ेंगे, जिसका नाम है अयोगवाह। चलिए इन सारे बिंदुओं पर विचार करें। क्या है अयोगवाह, क्या है स्वरवर्ण, क्या है व्यंजन वर्ण? तो आज हम एक एक बिंदुओं पर चलते हैं, आपसे बात करते हैं। एक सतही पारिभाषिक स्वरूप पहले मैं आपको बता दूं, फिर विस्तृत रूप पर आगे बढ़ता हूं। प्रथम है स्वर वर्ण। क्या है स्वर वर्ण? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, अब आप कहेंगे कौन सी परतंत्रता आ जाती है वर्णों में? आ जाती है, अभी हम आपको उसको भी बताएंगे। स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो, मुख विवर में बिना किसी अंग प्रत्यंग की सहायता लिए सीधे उच्चरित हो, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। अब आप कहेंगे हम तो कभी ऊ को ओष्ठ से उच्चरित करते हैं, का को कंठ से करते हैं, तो हां, केवल कंठ से रहे वह, अन्य वर्णों की न सहायता ले।
अन्य वर्णों में कभी कभी हम अभी व्यंजन पर पहुंचेंगे, तब आप इस बिंदु को समझ पाएंगे। जैसे का को हम का और आ से उच्चारित करते हैं तो का स्वतंत्र नहीं उच्चारित हो सकता, केवल संस्कृत वाले ही इसको कह सकते हैं उच्चारित हो सकता है। संस्कृत में का हलंत होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां स्वतंत्र उच्चारित होता है। हिंदी में का और आ मिलकर ही का निर्माण होता है, का हलंत रूप होता है, ऐसा आप शायद जानते हो। प्लस आ इसमें मिलाते हैं तब यह आपका जो स्वरूप आज आप हिंदी में पढ़ते हैं इस का वर्ण का इस रूप में, तब आप देखते हैं। संस्कृत केवल ऐसा कहता है, हलंत रूप कहता है। तो इन्हीं विषयों की आज हम बात करेंगे आपसे। तो स्वर वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हों, बिना किसी वर्ण की सहायता से, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण यह सतही पारिभाषिक शब्दावली है, इसको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ इसको नोट डाउन करें तो इसमें बहुत नई बातें हैं, लेकिन मूल बातें जो आप समझ के स्तर की है उसको तो अपने मन मस्तिष्क रूपी चिप में बैठा लीजिए। मस्तिष्क का चिप सबसे बड़ा चिप है, उस चिप में बैठा लीजिए, जीवन भर आप सजग सरल ज्ञानी बन जाएंगे। दूसरे बिंदु पर मैं बात करूं, व्यंजन वर्ण कौन से वर्ण हैं? व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जो किसी अन्य स्वर वर्ण की सहायता से ही उच्चारित हो, व्यंजन वर्ण कहलाता है। ये दो तो आप जानते हैं। बात उठती है अयोगवाह क्या है। यह अयोगवाह शब्द कैसे बना है, अब इसकी बात मैं करता हूं आपसे। आप देखें यहां पर मैंने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है अयोगवाह को। आ है, योग है, वाह है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, शायद सभी लोग जानते हैं, अपने बचपन से आपने पढ़ा है, योग कर दीजिए, ऋण कर दीजिए। योग का अर्थ होता है जुड़ना, और वाह का अर्थ होता है, वाह का अर्थ होता है वहन करना। अब आप कहेंगे वहन करना क्या है? जैसे हम कहते हैं वह मेरा भार वहन करता है, मेरे पिताजी मेरा भार वहन करते हैं। भार वहन करना अर्थात आप पिताजी कंधे पर बैठा कर टहलाते हैं? नहीं, जब उस उम्र में आप थे तो पिताजी कंधे पर भी बैठा कर टहलाते थे। आज की स्थिति क्या है? आपके द्रव्य संबंधी खर्चे को पिताजी उठाते हैं, यही है वहन करना, वाह करना। वहन से ही वाह बना हुआ है शब्द। आ शायद संस्कृत वाले जानते होंगे या हिंदी वाले भी हमारे जानते होंगे। यह आ जो है यह नकारात्मक उपसर्ग है, नकारात्मक उपसर्ग है। क्या स्वरूप है इसका? जिसका अर्थ होता है नहीं, जिसको संस्कृत में कभी हम नई उपसर्ग के रूप में भी जानते हैं। नई, जिसको हम कहते हैं नहा नहीं। आप समास में भी इसको पढ़े होंगे, एक होता है नए तत्पुरुष समास, जिसमें हम नकारात्मक उपसर्गों का ही प्रयोग करते हैं। खैर अंदर नहीं जाएंगे ज्यादा, नहीं तो हम मूल विषय से आपको किनारे लेकर चले जाएंगे। हम मूल बात अयोगवाह की अभी करते हैं। आ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़ना, वाह जो किसी के साथ जुड़कर वहन ना करे, अर्थात दोनों के साथ जुड़ जाए। आवश्यकता पड़े तो स्वर के साथ भी जुड़ जाए, आवश्यकता पड़े तो व्यंजन के साथ भी जुड़ जाए, इसे हम कहते हैं अयोगवाह। और अयोगवाह की अभी पारिभाषिक स्वरूप तो हो गए, लेकिन इस परिभाषा को हम समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। पुनः अयोगवाह पर जब पहुंचेंगे तो पुनः आपको बताएंगे इस बिंदु को। अयोगवाह के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं। एक होता है जिसको आप कहते थे अंग, दूसरा वर्ण है आपका अह। ये मैं आपकी प्राथमिक कक्षा की भाषा बोल रहा हूं, अंक और अह। चूंकि आपको हम लेकर चलना चाहते हैं अपने साथ, अपने व्याकरणिक भाषा के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो पहले आपकी मातृभाषा नई शिक्षा नीति ने यही तो कह दिया
जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें यही तो कहा गया कि आपकी मातृभाषा के साथ आपकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपके मातृभाषा की शब्दावली के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अंक अपनी प्राथमिक कक्षा में आप पढ़ते थे, तो देखिए यह अंक का हम अपने व्याकरणिक शब्दावली में क्या कहते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। इसको हम अपनी व्याकरणिक शब्दावली में अनुस्वार कहते हैं और इसको हम अपनी व्याकरणिक शब्दावली में विसर्ग कहते हैं। शायद स्पष्ट हुआ हो। अब ये तो स्वर के साथ लगे हुए हैं, क्या व्यंजन के साथ नहीं लगते हैं? एक उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मूल बिंदु स्वर पर आ जाऊंगा। एक उदाहरण मैं यहां से देता हूं, आप देखें। मैंने एक शब्द लिख दिया कंठ। क्या आप सहमत हैं हमसे? इस कंठ शब्द की बात करें, क्या का पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है? हुआ है, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारे नियम यदि कोई संस्कृत का जानकार मुझे देख रहा हो, पढ़ रहा हो हमारे साथ, तो वह अपने अंतस में विरोध की भावना नहीं लाएगा। चूंकि मैं अभी हिंदी के अनुसार आपको बता रहा हूं, संस्कृत जब आप पढ़ेंगे तो संस्कृत में यह स्वर के साथ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको भी तोड़कर आपको बता देता हूं, आप देख ले, यह स्वरूप होगा। तो कुछ हमारे विद्यार्थी यदि संस्कृत के जानकार हों, संस्कृत पढ़े हों, तो उनको ये ना लगे कि सर एक नई कॉन्सेप्ट की व्यवस्था लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं। अभी मैं आपको हिंदी में मान रहा हूं। सफाई इसलिए कि कुछ विद्यार्थियों के मन में तरह तरह के भाव उठने लगते हैं, केवल उनके लिए यह बातें बताई जा रही। यह तो अनुस्वार का प्रयोग हो गया। एक प्रयोग मैं आपको विसर्ग का बताकर स्वर पर पहुंचता हूं। विसर्ग यानी कि जिसको आपने कहा, एक शब्द मैं लिखता हूं जिस पर व्यंजन का प्रयोग होगा, अतः। क्या मैंने ता वर्ण के साथ प्रयोग किया विसर्ग का? शायद आप भी देख रहे हैं, हां, ता वर्ण के साथ हुआ विसर्ग का प्रयोग। लेकिन जब इसकी आंतरिक व्यवस्था पर हम प्रकाश डालेंगे, आंतरिक व्यवस्था से हमारा तात्पर्य है क्या कि आ तो हो गया, लेकिन जब हम ता को तोड़ते हैं तो ता और आह ही निकलता है। या इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत व्यवस्था के अनुसार पुनः आप विसर्ग को स्वर के साथ ही जोड़ें। इतना बताने का एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ी बात निकलकर सामने आनी चाहिए। आप कहेंगे कि स्वर व्यंजन आप नहीं बताए, आप अयोगवाह पर आ गए, तो आपके मन की जिज्ञासा मैं शांत कर रहा हूं। पहले शायद आप पढ़े हों, आप जानते हों, आपके व्याकरणों ने स्वर व्यंजन अयोगवाह 3 व्यवस्थाएं रखी आपके वर्णमाला की। लेकिन शायद यह भी आप पढ़े हों कि अयोगवाह मूलतः स्वर होते हैं। शायद आपने पढ़ा हो। तो अयोगवाह क्या यहां मूलतः स्वर हैं? इसी चीज को मैंने थोड़े से संस्कृत के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश की कि हां, अयोगवाह मूलतः स्वर हैं, मूलतः अर्थात संस्कृत परंपरा के अनुसार स्वर हैं। लेकिन जब हम उनका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो व्यंजन के रूप में प्रकट हो जाते हैं, व्यंजन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अयोगवाह, आप जिस तरह से अयोगवाह पर केंद्रित हैं, जिस तरह से आप अयोगवाह को देख पाए, यह तो अभी सतही और बड़ा ही सूक्ष्म स्वरूप आपको बताया गया है। हम अब अपने पुनः बिंदु किस पर, स्वर पर पहुंचते हैं और स्वर को कोशिश करते हैं कि स्वर आपको अच्छे से बताया जाए, समझाया जाए, किया जाए, जिससे आप केवल और केवल स्वर वर्णों को अच्छे से जान पाएं, समझ पाएं, कर पाएं। अगले बिंदु पर हम स्वर वर्ण पर उपस्थित हो रहे हैं।